हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोमैन रैक शीट पर। आज आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो 13 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई, उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे। आपके करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका हम करेक्ट एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर ले। वहाँ पर हम इसकी पूरी PDF आपको अपलोड कर देंगे। जो आगे आने वाले एग्ज़ाम उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। हम इसकी पूरी PDF आपको डाल देंगे, जो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। ऑप्शन आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जाब्रो कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन थे ए जम्मू और कश्मीर, बी ऑप्शन था लद्दाख, सी ऑप्शन था हिमाचल प्रदेश, और डी ऑप्शन था आपका उत्तराखंड, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लद्दाख इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। यदि क्योंकि जो यूपी के रेलवे में एग्ज़ाम जो क्वेश्चन होते हुए हमेशा रिपीट होते हैं कभी, इसलिए आपको यह इसका एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं कि जाब्रो जो लद्दाख का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है, यह मुख्य रूप से चांगपा जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य उत्सव, विवाह समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है। जाब्रो नृत्य लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय जीवन को दर्शाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉकिंग विथ लॉयंस टेल्स फ्रॉम डिप्लोमेटिक्स पास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन थे ए सलमान रुश्दी, बी ऑप्शन था के नटवर सिंह, सी ऑप्शन था शशि थरूर, और डी ऑप्शन था आपका विक्रम शेठ, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, के नटवर सिंह इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी, के नटवर सिंह इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, जिससे आप देख सकते हैं कि के नटवर सिंह द्वारा लिखित वॉकिंग विथ लॉयंस टेल्स फ्रॉम ए डिप्लोमेटिक्स पास्ट एक संस्मरण है। इस पुस्तक में उनके कूटनीतिक जीवन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीतिक अनुभवों का वर्णन किया गया है। के नटवर सिंह भारत के पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ राजनयिक रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगोलिया की राजधानी पूछी गई थी। अब आपके एग्जाम शिफ्ट में आप राजधानी और प्लीज़ मुद्राएं जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि यह आपकी एक ना एक जो दोनों में से जरूर पूछी जाती है। आज की पूछा गया था कि मंगोलिया की राजधानी कौन सी। ऑप्शन थे ए आस्ताना, बी ऑप्शन था ताशकंद, सी ऑप्शन था आपका उलान बटार, और डी ऑप्शन था आपका बिश्केक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उलान बटार आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका जो बिश्केक है वह किर्गिस्तान की राजधानी है, ताशकंद उज्बेकिस्तान। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया। जो मंगोलिया की राजधानी उलान बटार है, यह मंगोलिया का सबसे बड़ा शहर और राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र। इसे दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी शहरों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन था वर्तमान में कुल कितने सांस्कृतिक यानी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ऑप्शन थे ए 32, बी ऑप्शन था 34, सी ऑप्शन था 35, और डी ऑप्शन था आपका 44, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 35 आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि यह प्रश्न पुराने आंकड़ों पर आधारित है। उस समय भारत में 35 सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर थे, इसलिए जो प्रतियोगी परीक्षा में सी उत्तर यानी कि 35 ही माना जाता है, बट अभी 36 हो गए हैं, यानी कि 35 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। 35 आपका ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन था भारत तिब्बत सीमा जो ITBP का गठन किस वर्ष किया गया था। यह क्वेश्चन आपका आज का पूछा गया था आज की शिफ्ट में। ऑप्शन थे ए 1947, बी ऑप्शन था 1962, सी ऑप्शन था 1955, और डी ऑप्शन था 1971। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 1962 में ITBP का गठन किया गया था। ITBP का गठन 1962 में किया गया था। 1962 इसका एकदम करेक्ट आंसर। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया कि जो आपका ITBP का गठन 24 अक्टूबर 1962 को किया गया था। इस संगठन में सिनो इंडियन वॉर जो भारत चीन युद्ध के बाद भारत चीन सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इसका गठन किया गया था। ITBP भारतीय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अकबर के दरबार में प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक नहीं था। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे ए फैजी, यह भी थे, मुल्ला दो प्याजा, यह भी, और बैरम खां, यह भी थे, जो आपका तानसेन, ये भी थे, और जो अमीरो खुसरो ये आपके नहीं थे। जो अमीरो खुसरो थे यह अकबर के दरबार नवरत्नों में से एक नहीं थे। इसमें तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, मतलब अमीरो खुसरो आपका नहीं था। यही बताया कि अमीरो खुसरो दिल्ली सल्तनत काल में कवि, संगीतज्ञ और साहित्यकार थे। वे अलाउद्दीन खिलजी के समय से जुड़े, जबकि अकबर का शासनकाल उनसे लगभग 250 वर्ष बाद आया, इसलिए अमीरो खुसरो अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था ऑक्सीजन की खोज किसने की। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे ए कार्ल सीले, बी ऑप्शन था आपका
जोसेफ प्रिस्टले, सी ऑप्शन था एंटोनी लेबोजिए और डी ऑप्शन था आपका हेनरी कैवेंडिश, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी जोसेफ प्रिस्टले का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो रेलवे है वह क्वेश्चन रिपीट जरूर करता है। जो आगे आने वाली चैप्टर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। बाद में एंटोनियो लेबोरिस ने इसे गैस का नाम ऑक्सीजन रखा। इनके गुणों और विस्तृत अध्ययन के लिए हैं। जो आपके अन्य विकल्प है कार्ल, उन्होंने भी स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन प्राप्त की, लेकिन उनका कार्य बाद में प्रकाशित हुआ। और जो आपको एंटोनी लेबोजिए ऑक्सीजन का नामकरण किया एंटोनी लेबोजिए, और जो हेनरी कैवेंडिश इन्होंने हाइड्रोजन के लिए प्रसिद्ध हैं, या हाइड्रोजन की खोज के लिए प्रसिद्ध है हेनरी कैवेंडिश। यह भी आपका पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के लिए कौन प्रसिद्ध है, आपका है हेनरी कैवेंडिश। यह भी पूछा जा सकता है आपका, और नामकरण किया था एंटोनी लेबोजिए ने। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सोवियत संघ यूएसएसआर आधिकारिक रूप से टूटा यानी कि विघटित कब हुआ था। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे ए 15 अगस्त 1947, बी 25 दिसंबर 1991, सी ऑप्शन था 9 नवंबर 1989 और डी ऑप्शन था 1 जनवरी 1990। करेक्ट आंसर था 25 दिसंबर 1991 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हम लोग कुछ एक्सप्लेन किया कि जो आपका सोवियत यूनियन का आधिकारिक विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। इस दिन मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद यूएसएसआर 15 स्वतंत्र देशों में विभाजित हो गया, जिसमें रसिया सबसे बड़ा उत्तराधिकारी राष्ट्र बना। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में 2026 तक भारतीय संविधान की राज्य सूची जो स्टेट लिस्ट में कितने विषय मौजूद हैं। ऑप्शन थे ए 66, बी ऑप्शन था 97, सी ऑप्शन था 61 और डी ऑप्शन था आपका 52। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 61 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट में 100 विषय हैं, वर्तमान में 100 विषय हैं। जो कि राज्य सूची है उसमें 61 विषय हैं, और जो आपकी समवर्ती सूची है उसमें अभी 52 विषय हैं। यानी आपका राज्य सूची में पूछा गया तो 61 विषय हैं। यह भी पूछा जा सकता है कभी कि आपकी संघ सूची में कितने विषय हैं, तो आपके 100, और आपका समवर्ती सूची में इसमें 52 विषय हैं। लेकिन आपका पूछा गया था राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में, इसलिए इसका 61 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया कि मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद शिक्षा, वन्य जीव संरक्षण आदि कुछ विषयों राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए, जिससे राज्य सूची के विषयों की संख्या घटकर 61 रह गई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे ए नई दिल्ली, बी ऑप्शन था मुंबई, सी ऑप्शन था हैदराबाद और डी ऑप्शन था आपका कोलकाता। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिसको आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक रेगुलर है। जो आपका इरिडाई की स्थापना 1999 में इरिडा एक्ट 1999 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। यह जीवन बीमा और सामान्य बीमा कंपनियों का विनिमय और विकास करता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम इसकी पूरी PDF आपकी अपलोड कर देंगे, जिससे आप आगे आने वाली चैप्टर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिससे आप इसको पूरा आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन था आपका कि वर्ष 2026 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से चुना गया था। ऑप्शन थे ए 15, बी ऑप्शन था 19, सी ऑप्शन था 23 और डी ऑप्शन था आपका 30। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी 19 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया कि भारत सरकार द्वारा घोषित पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में कुल 131 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया है, जिसमें 19 महिलाएं शामिल हैं। 19 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन हमको पूछा गया कि चुआर विद्रोह 1766 से 1816 का नेतृत्व किसने किया था। जो आपका चुआर विद्रोह था 1766 से 1816 तक चला, का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन थे आपका सिंधु कान्हू, बी ऑप्शन था बिरसा मुंडा, सी ऑप्शन था दुर्जन सिंह और डी ऑप्शन था आपका तिलका मांझी। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुर्जन सिंह इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया हमने आपको कि दुर्जन सिंह चुआर विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। चुआर विद्रोह बंगाल के जंगल महल क्षेत्र, जो कि वर्तमान पश्चिम बंगाल में ब्रिटिश शासन के कर नीति और आर्थिक शोषण के विरुद्ध हुआ था। यह विद्रोह 1766 से 1816 के बीच विभिन्न चरणों में चला। जो आपका सिंधु और कान्हू, यह
संथाल जो आपका विद्रोह हुआ था उसके नेता थे बिरसा मुंडा। जो आपका उलगुलान के नेता थे, और जो आपके तिलका मांझी थे, प्रारंभिक आदिवासी विद्रोह के नेता थे, लेकिन चुआर विद्रोह के नेता नहीं थे। आपका चुआर विद्रोह के थे दुर्जन सिंह। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का अर्थ संघीय किसने कहा है? ऑप्शन थे ए मॉरिस जोन्स, बी ऑप्शन था आपका ग्रेनविल ऑस्टिन, सी ऑप्शन था आपका केसी वेयर, और डी ऑप्शन था आपका आइवर जेनगिस, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी केसी बेयर, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया हमने आपको, केसी बेयर ने भारतीय संविधान को अर्थ संघीय कहा है। उनका मानना है कि भारत में संघीय यानी कि फेडरल और एकात्मक यानी कि यूनिटरी दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं मौजूद है। सामान्य परिस्थितियों में भारत एक संघीय व्यवस्था की तरह कार्य करता है, लेकिन आपातकाल के समय केंद्र सरकार की शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अंग महाजनपद को किस मगध सम्राट ने जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था? ऑप्शन थे ए अजातशत्रु, बी ऑप्शन था बिम्बिसार, सी ऑप्शन था उदयन, डी ऑप्शन था महापद्मनंद। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिम्बिसार इसका एकदम करेक्ट आंसर था। बिम्बिसार इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया कि बिम्बिसार हर्यक वंश के शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने अंग महाजनपद पर आक्रमण करके उनके शासक बृहदत्त को पराजित किया। इसके बाद अंग को मगध साम्राज्य में मिल गया था। अंग की राजधानी चंपा थी, जो व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया? चार ऑप्शन थे ए वन, बी ऑप्शन था आपका वजन और माप, सी ऑप्शन था न्याय प्रशासन, और डी ऑप्शन था विवाह यानी कि मैरिज। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यही आपका एकदम करेक्ट आंसर था, विवाह यानी कि मैरिज। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन ये करेक्ट हो जाएगा, 100% क्लियर भी हो जाएगा कि विवाह पहले से ही संविधान की समवर्ती सूची में शामिल था, इसलिए इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में लाए गए प्रमुख विषय वन थे, वजन और माप थे यानी कि जो आपका फॉरेस्टिस थे, वेट एंड मेजर थे, न्याय प्रशासन थे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और शिक्षा यानी कि एजुकेशन थे, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, ये सब थे। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीव को क्या कहते हैं? ऑप्शन थे ए विषमपोषी, बी ऑप्शन था स्वपोषी, सी परजीवी, और डी ऑप्शन था मृतजीवी। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी स्वपोषी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया कि स्वपोषी वे जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे, शैवाल आदि स्वपोषी जीवों का उदाहरण है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निशीदित बादल जो केवल गर्मियों में ध्रुवों के पास दिखाई देते हैं वायुमंडल के किस परत में बनते हैं? यह क्वेश्चन आपका पूछा था। ऑप्शन थे ए क्षोभमंडल, बी ऑप्शन था समताप मंडल, सी ऑप्शन था मध्यमंडल, और डी ऑप्शन था वायुमंडल। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी मध्यमंडल, इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जहां पर निशीद्युक्त बादल बनते हैं। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, जिसको आप देख सकते हैं कि जो आपका नॉक्टिकल सैंड क्लाउड्स पृथ्वी के वायुमंडल की मध्यमंडल परत में बनते हैं। ये बादल लगभग 76 से 65 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन्हें पोलर मेसोस्फीयर क्लाउड्स भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान सूर्यास्त के बाद चमकते हुए दिखाई देते हैं। जो आपका क्षोभमंडल है उसमें सामान्य मौसम में वर्षा के बादल होते हैं। तापमान मंडल में ओजोन परत होती है, और वायुमंडल में आपकी अत्यधिक ऊंचाई वाली परत होती है वायुमंडल। समताप मंडल में ओजोन परत आपकी होती है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन था मानसून से पहले केरल कर्नाटक में होने वाली आम्र वर्षा को असम में किस नाम से जाना जाता है? जो आपके केरल कर्नाटक में आम्र वर्षा होती है उसे असम में किस नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन आपका पूछा था। ऑप्शन थे ए काल वैसाखी, बी ऑप्शन था बारडोइसिला, सी ऑप्शन था चेरी ब्लॉसम, और डी ऑप्शन था आपका कॉफी शावर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी बारडोइसिला, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। असम में बारडोइसिला कहा जाता है उसे। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया है कि बारडोइसिला असम में प्री मानसून के दौरान आने वाले तेज तूफानों और वर्षा के लिए प्रयुक्त सीमा स्थानीय नाम है। केरल और कर्नाटक ने इसी प्रकार के प्री मानसून वर्षा को मैंगो सोर्स जो आम वर्षा कहा जाता है, क्योंकि इससे आम की फसल को लाभ मिलता है। असम में यह मौसमीय घटना बारडोइसिला के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन था आपको भारत के इतिहास में संदर्भ में उलगुलान या महान हलचल निम्नलिखित में से
किस घटना का वितरण करता है? ऑप्शन थे ए 1857 का विद्रोह, बी ऑप्शन था 1921 का मोपला विद्रोह, सी ऑप्शन था 1859 से 60 का नील विद्रोह और डी ऑप्शन था बिरसा मुंडा 1899 से 1900 का विद्रोह। यही आपका करेक्ट आंसर था, बिरसा मुंडा इसका एकदम करेक्ट आंसर, बिरसा मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह इसका करेक्ट आंसर था। ये बताया कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 19 में चला जनजातीय आंदोलन उलगुलान महान हलचल कहलाता है। यह आंदोलन मुख्य रूप से वर्तमान झारखंड क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के जमींदारों, शोषण और मिशनरी की गतिविधियों के विरुद्ध था। बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज में धरती आबा पृथ्वी पिता के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पिता, यह भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पिता के नाम से किसे जाना जाता है? आपका करेक्ट आंसर होगा बिरसा मुंडा। जो आपका अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन थे ए अनुच्छेद 352, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 और डी ऑप्शन था अनुच्छेद 370। करेक्ट आंसर था अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसे स्टेट इमरजेंसी, राज्यपातकाल भी कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन सामान्यतः राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य स्रोतों के प्राप्त जानकारी के आधार पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि खंग चेदगोंगा जोंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन आपका पूछा था। ऑप्शन थे ए उत्तराखंड, बी ऑप्शन था सिक्किम, सी ऑप्शन था हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन था आपका अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह सिक्किम में स्थित है। सिक्किम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि आपको ये आपका जो नेशनल पार्क है सिक्किम राज्य में स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा पर्वत के आसपास फैला हुआ है। वर्ष 2016 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है जिसे प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व के लिए मान्यता मिली है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, दक्षिण भारत की किस नदी घाटी डेल्टा को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे ए गोदावरी डेल्टा, बी ऑप्शन था कृष्णा डेल्टा, सी ऑप्शन था कावेरी डेल्टा और डी ऑप्शन था आपका महानदी डेल्टा। करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी, कावेरी डेल्टा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी, कावेरी डेल्टा को धान का कटोरा कहा जाता है। कावेरी डेल्टा को, यही बताया कावेरी डेल्टा को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में स्थित है। कावेरी नदी में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और सिंचाई सुविधाओं के कारण बड़े पैमाने पर धान की खेती की होती है। तंजापुर क्षेत्र विशेष रूप से अपने धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लगभग हमको जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया है। अभी थोड़े और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसकी हम वीडियो नहीं बनाएंगे, उसको हम सीधे आपको पीडीएफ में अपलोड, पीडीएफ मिलाकर उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसको आप आराम से देख सकते हैं। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम पूरी पीडीएफ इसकी हम अपलोड कर देंगे आपकी तीनों शिफ्टों की। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।